गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट हम लोग समझेंगे। आज हम लोग फ्लो चार्ट को नहीं बना रहे हैं, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डायरेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि आइसोमेरिज्म को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, ठीक है, दो पार्ट में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 6 क्लास में डिवाइड किए थे। स्ट्रक्चरल को कौन कौन, तो बोलेंगे सबसे पहला चेन आइसोमर होता था, फिर पोजीशन आइसोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कितने भाग में बांटे हैं स्ट्रक्चरल को, तो बोलेंगे सर 6 टाइप में, है ना। बोलेंगे पहला कौन सा, तो चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा हम लोग पढ़े थे टॉटोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म और लास्ट में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्लास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो स्ट्रक्चरल को 6 भाग में बांटे और स्टीरियो को 2 भाग में बांट रहे हैं। कौन कौन, एक कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल, है ना। स्टीरियो कितने भाग में बांट रहे हैं, तो बोलेंगे सर एक कन्फिग्रेशनल और दूसरा कॉन्फॉर्मेशनल। तो कन्फिग्रेशनल के अंदर में हमारा आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आता है। कोई भी अच्छे टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका यूज हमको पड़ता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना। तो बोलेंगे देखो सबसे पहले हमको तो मालूम ही है कि आइसोमर है, तो बोलेंगे 2 अलग अलग कंपाउंड होगा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वैसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, आइसोमर। अब आइसोमर के अंदर जाके देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है भाई, तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल, जैसे हम बोलेंगे सर एक जैसे हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म होता था या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता था। तो जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर OH लगा दिए और इसी का पोजीशन ये बना दिए, तो ये फंक्शनल आइसोमर था। तो फंक्शनल आइसोमर यहाँ क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंट आता था, है ना, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस था, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का टाइप दिए थे। या अगर हम लोग बोले कि जैसे सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बना ले एक कंपाउंड और अगला कंपाउंड क्या बना ले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बोलेंगे इसका नाम ब्यूट 1 इन है, इसका नाम ब्यूट 2 इन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। तो इसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये पोजीशन आइसोमर है और ये हमारा फंक्शनल आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेक करेंगे तो इस दोनों का नीचे वाला जो अल्कीन है इस दोनों का सेम होगा और इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बस इसमें क्या स्ट्रक्चर का अलग है। तो बोलेंगे ये फंक्शनल आइसोमर के अंतर्गत आता है, इसको अल्कोहल बोला जाएगा, इसको ईथर बोला जाएगा। ये फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है। तो जो फंक्शनल आइसोमर या चेन आइसोमर या क्या कहते हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस किए थे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिस्कस करते थे। आज हम लोग स्ट्रक्चरल नहीं स्टीरियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस में जब हमारा ग्रुप्स या एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, स्पेस में ग्रुप या एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए, उसके वजह से जो हम लोग को 2 कंपाउंड मिलेगा अलग अलग, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात आ रहा है समझ में। यहाँ पे हमारा क्या हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अगर देखा जाए इसका ये और ये क्या सेम स्ट्रक्चर का है, बोलेंगे नहीं सर इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए ना, डबल ये बीच में है और इसमें साइड में है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को उठा लेंगे, क्या करेंगे इस कंपाउंड को उठा लेंगे, इसके अंदर देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे लागू होगा इस बात को हम लोग पहले समझे, तो इसको मिटा देते हैं पहले थोड़ा सा। तो सर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कहाँ पे समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगेगा। तो सर डबल बॉन्ड में, कहाँ पे, पाई बॉन्ड में, कहाँ पे बोलो बच्चा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड जहाँ भी हो। पाई बॉन्ड जहां भी होगा ना वहां पे हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। क्या होगा बोलो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। मतलब रोटेशन हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जहां भी पाई बॉन्ड आएगा वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा। तो बोलेंगे सर कौन कौन सा एग्जाम्पल, बोलेंगे सर C डबल बॉन्ड C यानी कि अल्कीन में, C डबल बॉन्ड N, यहां भी डबल बॉन्ड है, और N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इन सभी में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। बोलेंगे क्या इसके अलावा भी पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो बोलेंगे सर साइक्लो अल्केन में भी पाया जाता है, साइक्लो अल्केन में भी, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा। आज हम लोग C डबल बॉन्ड C में जो
हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे ना। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं, इस बात को पहले समझते हैं ना। चलो इसको नोट कर लेना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक अल्कीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड एन का एग्जाम्पल ले रहे हैं और एन डबल बॉन्ड एन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सर सी डबल बॉन्ड सी को थोड़ा सा समझते हैं, जिसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं ना। तो ध्यान से समझो, सी डबल बॉन्ड सी है, इसके साथ हम ग्रुप जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, यहाँ पे H जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे हम CH3 जोड़ दिए और यहाँ पर H जोड़ दिए। तो ये अल्कीन है कि नहीं है? इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में बनाया जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये हमारा इसी को खोल के ऐसे बना है। ठीक है ना, क्या इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है? C डबल बॉन्ड C रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ पे H कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं। क्या ऐसे ही बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि इसी को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। इसमें देखो डबल बॉन्ड चेंजिंग नहीं कर रहे ना, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, मतलब स्ट्रक्चर इसका अलग नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर हमारा सेम है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? बोलेंगे सर स्ट्रक्चर सेम है, डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज नहीं किया है। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर के बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पे, है ना। डबल बॉन्ड का पोजीशन हम फिक्स रखे हैं सेकंड नंबर पे। बस इसका जो ओरिएंटेशन है ग्रुप्स का, मतलब ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, इसके साथ दो ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन को अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इधर भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल को देखो किस ढंग से रखे हैं, इस तरह से रखे हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप हमारा एक साइड में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में आ रहा है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हमारा अपोजिट साइड में आ रहा है, डबल बॉन्ड सी के अपोजिट साइड में आ रहा है। यहाँ सी डबल बॉन्ड सी के सेम साइड है, यहाँ सी डबल बॉन्ड सी के अपोजिट साइड आ रहा है। मिथाइल इस साइड है तो ये मिथाइल इस साइड है, ये एच इधर है तो ये एच इधर है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से 3D में अगर हम स्पेस में बात करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है, हालांकि इसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये अल्कीन है C4H8, इसका भी होगा और C4H8 इसका भी होगा। बात को समझा जाए, C4H8 दोनों का है, बस अंतर क्या है ना कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स या एटम्स का वो हमारा डिफरेंट हो रहा है स्पेस में, इसलिए इसका नाम हम लोग रख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमर के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे जहां भी C डबल बॉन्ड C पाया जाएगा अल्कीन में, अल्काइन में हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग किस में करेंगे? क्योंकि अल्काइन में ना ग्रुप एक ही होगा। फॉर एग्जांपल अल्काइन की बात करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ एक ही H मिल रहा है ना, और हमको हमेशा दो ग्रुप चाहिए ताकि हम इसके रेस्पेक्ट में फ्लिप करके ये बना पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हम लोग अल्काइन, पाई बॉन्ड हमारे अल्काइन में भी आ रहा है, लेकिन अल्काइन को हम लोग नहीं डिस्कस करके किसको डिस्कस करते हैं? अल्कीन को, यानी कि डबल बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। पाई बॉन्ड में कौन सा? डबल बॉन्ड वाला। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझना है कि कैसे क्या करना है आखिर, और आगे जैसे जाते जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो इसको भी नोट कर लेना है थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, है ना। तो चलो इसको हम रफ करके मिटा देते हैं, फिर आगे इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सर हम लोग C डबल बॉन्ड से यानी कि अल्कीन को ले रहे हैं। ठीक है, अल्कीन को हम लोग पढ़ेंगे तो अल्कीन में वापस से हम लोग दो एग्जाम्पल बना लेते हैं, फिर समझते हैं क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, सबसे पहले अल्कीन में हम क्या बनाते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक अल्कीन है हमारा, बिल्कुल है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट-2-ईन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, जितना कार्बन जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हमारा अल्कीन के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो देखो इसका पोजीशन हम फिक्स रखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8, और इसमें डबल बॉन्ड को हम इंटरचेंज नहीं कर रहे, डबल बॉन्ड का पोजीशन यही है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो इसमें नहीं देखेंगे हम, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड का अगर पोजीशन चेंज हुआ तब एक दो दूसरे का वो क्या बन जाएगा? बोलेंगे सर पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे हम एक ही कंपाउंड ले रहे हैं, यही वाला। इसको देखो कैसे बना रहे हैं, तो इसको हम दो ढंग से बनाएंगे। CH3 है, ये C डबल बॉन्ड C को पकड़े, इसमें दोनों ये देखो C डबल बॉन्ड C, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ऊपर रखें, इसका मिथाइल ग्रुप को ऊपर रखें, और दोनों H को हम लोग क्या कर रहे हैं? नीचे साइड में रख रहे हैं। ठीक, इसी को दूसरे ढंग से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक CH3 ऊपर एक H नीचे। इस वाले H को हम ऊपर बना रहे हैं और इस वाले CH3 को क्या कर रहे हैं? नीचे बना रहे हैं। बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो बोलेंगे क्या ये दोनों इसी का फॉर्म है कि नहीं? ये जो ब्यूट-2-ईन लिखा है इसी का फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है या सेम है? तो बोलेंगे बिल्कुल सेम है। ये भी हमारा अगर नंबरिंग किया जाए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये भी हमारा क्या है? बोलेंगे सर ब्यूट-2-ईन है।
और इसकी बात करें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये भी हमारा ब्यूट 2इन है। तो बोलेंगे सर स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। अब स्ट्रक्चर में अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या फिर भी ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होगा? बोलेंगे हाँ, इसी चीज को तो हम पढ़ रहे हैं और इसी का नाम तो हम दिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब इसमें ज्योमेट्री तो हम समझे 10th क्लास में, जैसे ज्योमेट्री नाम तो सुने हैं, इसमें ज्योमेट्री में अंतर है। बोलेंगे इसमें दोनों जो मिथाइल ग्रुप बड़ा बड़ा ग्रुप है वो एक ही साइड में है, किसके? सी डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। सी डबल बॉन्ड सी को अगर हम ऐसे करके काटे तो इसके दोनों ग्रुप जो है एक ही साइड में है। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए, इसके डिस्टेंस को अगर हम L1 नाम देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ये बिल्कुल एंटी साइड में है, मतलब एक इस पार तो एक दूसरा उस पार। तो बोलेंगे दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम L2 बोलेंगे, तो L2 इज ग्रेटर देन L1। बात आ रही है समझ कि नहीं आ रही? तो यही हमारा सबसे पहला कंडीशन होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कि सी, अब आगे बढ़ेंगे नाम भी आएगा इसके आगे। तो बोलेंगे यहाँ पर अगर दोनों ग्रुप एक साइड में आ जाए तो उससे एक फॉर्म हमारा मिलेगा, और दोनों ग्रुप सेम टाइप का ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आ जाए तो उससे दूसरा एक कंपाउंड मिलेगा। तो बोलेंगे सर ये दोनों क्या सेम कंपाउंड है या अलग अलग कंपाउंड है? तो बोलेंगे बिल्कुल सर ये अलग अलग कंपाउंड है, सेम कंपाउंड नहीं है दोनों। ये दोनों कैसा कंपाउंड है? बोलेंगे सर बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है। अब बोलेंगे सर कैसे समझेंगे अलग अलग कंपाउंड है? देखो बोलेंगे सर इसमें दोनों ग्रुप सेम साइड में है, मिथाइल ग्रुप का साइज हमारा हाइड्रोजन से बड़ा होगा, तो दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप एक साइड में है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इसमें दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में तो रिपल्सन कम होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हमारा ये वाला मोर स्टेबल, तो ये वाला हमारा इधर वाला लेस स्टेबल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा लेस स्टेबल। अब तुम ही जरा सोचो बच्चा कि अगर मान लो ये दोनों सेम कंपाउंड होता तो कैसे एक को लिखते लेस स्टेबल, एक को लिखते मोर स्टेबल? इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि दोनों सर अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। बोलेंगे सर ये ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ये कम स्टेबल है इसका मतलब ये जल्दी रिएक्शन करेगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा, ये रिएक्शन हमारा स्लो करेगा, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये भी C4H8 ये भी C4H8। तो हम बोलेंगे सर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए तो उसी को तो हम लोग आइसोमर बोलते हैं। तो आइसोमर में ये किस कैटेगरी का आइसोमर है? तो बोलेंगे सर ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ना ही फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है? ना ही चेन का लेंथ चेंज हो रहा है। तो बोलेंगे जो भी आइसोमरिज्म हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल में, यहाँ पे वो सब चीज नहीं पाया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यहाँ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। बस इसका जो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, स्पेस में अरेंजमेंट एटम्स या ग्रुप्स का, वो डिफरेंट है। तो इसी टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ तक नोट करना है, इसके आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, अब जैसे दोनों सेम टाइप का ग्रुप एक साइड में आ जाएगा तो इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? नाम में सिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो इसके आगे लग जाएगा सिस ब्यूट 2इन, जो नाम था वही रहेगा, आगे सिस लगा देंगे। और यही अगर सेम टाइप का ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो बोलेंगे सर ट्रांस। क्या हो जाता है? ट्रांस। ट्रांस मतलब अपोजिट, ट्रांस ब्यूट 2इन इसका नाम हो जाएगा। बात आया समझ में बच्चों? तो बोलेंगे इसका नाम हो गया सिस ब्यूट 2इन, इसका नाम हो जाएगा सर ट्रांस ब्यूट 2इन। तो हमको याद रखना है सिस और ट्रांस शब्द कब हमको सुनने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सुनने के लिए मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो बच्चा? सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, EZ भी आता है इसमें, उसको भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहां तक भी समझना है कि अगर डबल बॉन्ड के से अटैच जो ये जो ग्रुप है, इसमें दोनों एक जैसा ग्रुप एक साइड आ जाए तो उसको बोलेंगे सिस। और डबल बॉन्ड से अटैच जो ये एक टाइप का ग्रुप है, चाहे हाइड्रोजन को देखें या इसको देखें, किसी दोनों एक को जैसा देखना है ना, दोनों एक को पकड़ना है। ये दोनों अगर अपोजिट साइड हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस। यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो उसको बोलेंगे सिस। इसको नोट कर लेना, देख लेते हैं सब कुछ कवर हो रहा है ना वीडियो में? बोलेंगे हाँ सब कुछ क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको लिख के मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सिस और ट्रांस में क्या समझ में आया कि अगर दोनों एक जैसा ग्रुप एक साइड में हो जाए तो उसको बोलेंगे सिस, और अपोजिट साइड में हो जाएगा तो बोलेंगे उसको ट्रांस। और इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन ध्यान में रखना है कि L1 और L2, ट्रांस में L2 हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू L1, है ना? L2 का लेंथ हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें सोचो ना, इसमें दोनों एक साइड में है,
कम डिस्टेंस पर, इस पर दोनों दूर चला गया, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, या कभी कभी बुक में ऐसे भी मिलता है L2 इज नॉट इक्वल टू L1, ये भी कंडीशन है हमारा किसका, तो बोलेंगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको लिख लेना, मिटा रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ब्यूट 2इन में हम क्या देखें सर, उसके अंदर दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, सॉरी दो स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, दो आइसोमर पाया जा रहा है। देखने में तो लग रहा है ये सिंगल कंपाउंड है, लेकिन इसको अगर खोल के बनाएंगे तो इसके अंदर दो कंपाउंड है ना, एक सिस एक ट्रांस, ठीक है। आगे और देख रहे हैं, ये क्या है, तो बोलेंगे सर 5 कार्बन है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे, तो नाम हो जाएगा सर पेंट 2इन। तो क्या सर ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बोलेंगे सर अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड है ना, इसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। इसी बात को भी समझेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, धीरे धीरे आ रहे सब चीज़ के ऊपर, है ना। तो बोलेंगे क्या सर यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, बोलेंगे हाँ पाया जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कैसे होता है समझते हैं। बोलेंगे इसका हम क्या, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे क्या, बोलेंगे नहीं सर इसमें चेन का लेंथ सेम है, एक ही कंपाउंड है, इसका दूसरा भी बनाएंगे तो सर बना के दिखा रहे हैं ना, पहले बनाते तब बोलते हैं। तो बोलेंगे ये कंपाउंड इसको कैसे बना सकते हैं, तो बोलेंगे सर C डबल बॉन्ड C को पकड़ लिए वाला है ना, इसके एक साइड में CH3 को रखते हैं तो दूसरे साइड में H, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला है ना। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उसके साथ एक H और दूसरा CH3, और थर्ड नंबर पे जो कार्बन है इसमें एक H है तो H को इधर रख देते हैं, और ये जो इथाइल ग्रुप है इसको लिख सकते हैं ना C2H5, इसको इधर रख देते हैं। तो ये एक कंपाउंड बनके तैयार हुआ हमारा। इसी का अगला फॉर्म ऐसे भी तो बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C रख दिए, ठीक है, ये वाला C2H5 और H, ये दोनों जो था इसको ऐसे ही रहने दिए। इस साइड में यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पे हम क्या कर रहे हैं, H को ऊपर लेके चल जा रहे हैं और CH3 को नीचे लेके आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोलेंगे देखो यहाँ भी हमको ना दो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट मिल गया है ना, दो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हमको मिल गया। C डबल बॉन्ड C के एक जैसे ग्रुप को पकड़ो, कौन है, तो बोलेंगे सर ये तो इथाइल है, मिथाइल एक जैसा तो नहीं है, हाइड्रोजन दोनों एक जैसा है। तो C डबल बॉन्ड C के दोनों ग्रुप हाइड्रोजन एक साइड में हो गया, तो बोलेंगे सिस पेंट 2इन। बात समझ में आया कि नहीं आया, पेंट 2इन। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के अपोजिट साइड में आ गया, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इसको अगर हम इस तरह से देखें तो बोलेंगे इसमें दोनों ग्रुप, दोनों सेम टाइप का ग्रुप जिसको हाइड्रोजन हम कहेंगे, यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग है, एक साइड आ गया और यहाँ पे अपोजिट साइड चला गया, तो इसको क्या नाम देंगे, बोलेंगे सर ट्रांस पेंट 2इन। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ट्रांस पेंट 2इन इसका नाम हो जाएगा। मतलब पेंट 2इन के अंदर दो आइसोमर हमको मिल गया है ना, दो अलग अलग कंपाउंड मिला है। ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। कैसे, तो बोलेंगे देखो इसमें दोनों छोटा छोटा ग्रुप एक साइड में आ गया, यानी कि दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप एक साइड में आया है, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबल कम होगा, यानी कि ये लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आया। और यहाँ पे दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप जो है ये दोनों अपोजिट साइड में चला गया, तो रिपल्सन कम होगा तो मोर स्टेबल, ये दोनों ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बोलेंगे ज़्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, इसका मतलब रिएक्शन फास्ट कौन शो करेगा, ये वाला रिएक्शन हमारा ज़्यादा फास्ट शो करेगा, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। ट्रांस में हमारा दूर चला गया ग्रुप, दूर जाने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गया है। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ता करता है, तो बोलेंगे रिपल्सन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा कि बड़ा बड़ा ग्रुप एक साइड में तो रिपल्सन ज़्यादा है, इसमें बड़ा बड़ा ग्रुप दूर चला गया है ना। तो इसमें अगर देखा जाए L1 L2 तो बोलेंगे सर यहाँ पे L1 का लेंथ छोटा और ये L2 का लेंथ हमारा बहुत बड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये L2 का लेंथ हमारा बहुत बड़ा। तो L1 L2 में देखा जाए तो यहाँ पे वापस से L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो ये बहुत बड़ा कंडीशन होता है, एक बहुत बड़ा कंडीशन है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने का। समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, ध्यान से समझते हैं। क्या ये इसको हम रोटेट करके क्या ये नहीं बना सकते हैं, तो इसी बात को हमको समझना है ना, इसी बात को हमको यहाँ पे समझना है। क्या इसी को हम रोटेट करके मतलब इसको घुमा के ये नहीं बना सकते हैं, तो इस बात को समझ लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, मिटाते हैं वापस से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी हम समझ गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले ये पकड़ लेना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या हमारा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम एक बात को यहाँ समझते हैं थोड़ा सा
जैसे फिर से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल लिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, वही ब्यूट टू इन वाला एग्जांपल। तो कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर आप इसको सिस बोल रहे हैं और इसको आप ट्रांस बोल रहे हैं, ठीक क्लियर है। ये कैसा हो गया, ये सिस हो गया, ये कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। क्या ये दोनों अलग अलग है, या इसको हम रोटेट कर दें, मतलब इस ग्रुप को फिक्स करके इसको ऐसे रोटेट करके क्या ये प्राप्त कर सकते हैं? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बोलेंगे सर जो सिस है तो दोनों सेम ही। अगर इसको देखा जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी वही चीज़, और ये भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी वही चीज़ है। तो क्या ये दोनों सेम है या अलग है? तो बोलेंगे देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो क्या इसको हम पकड़ लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको फिक्स किए, इसको पकड़ के रोटेट करेंगे तो क्या CH3 नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या ऐसा लग रहा है? तो बोलेंगे ऐसा अगर लग रहा है तो ये बात हमें गलत लग रहा है, कि मतलब इससे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है बोलो बच्चे, डबल बॉन्ड है। इसको पकड़, देखो ध्यान से, ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि इसको पकड़ के ऐसे पलट दिए तो दोनों CH3 नीचे आ जाएगा, दोनों H ऊपर चल जाएगा, वो तो नहीं किए हैं। यहाँ पर हम क्या किए, ये वाले ग्रुप को ऐसा ही रखे हैं, इसको पलटे हैं। तो तुम्हें बताओ क्या इसी से इसको हम बना सकते हैं क्या, ऐसे रोटेट करके? बोलेंगे सर कभी भी नहीं बना सकते, इसको कन्वर्ट उसमें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच में है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब समझो, डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे अगर इसको हमको घुमा के ये लाना चाहेंगे ना, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे ऐसे करके तो टूट जाएगा। इसका मतलब ध्यान से वो क्या समझना है कि सर अगर इसी से हम इसको बनाना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड अगर एडजस्ट कर रहा है पहले से तो ये दूसरा कंपाउंड है, इसी को घुमा के हम ये नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन संभव नहीं है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन संभव नहीं है। इसलिए हम लोग नाम लिखे थे इसका यहाँ पे शुरुआत में, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से इससे हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये और ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। इसमें रिपल्सन ज्यादा है, इसमें रिपल्सन कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। बात आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H8, इसका भी C4H8, इसका भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे सर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कैसे ये केमिकली रिएक्ट करेगा, रिएक्शन कैसे करेगा। तो बोलेंगे सर दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला स्टेबल है ना, तो ये वाला स्टेबल है तो जल्दी टूटना नहीं चाहेगा, जल्दी टूटना नहीं चाहेगा तो रिएक्शन स्लो करेगा, ये वाला रिएक्शन फास्ट करेगा। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे सर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? तो बोलेंगे दोनों में स्टेबल कौन है? ये ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांस वाला अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसको मेल्ट या बॉयल करने में हमको ज़्यादा समय लगना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा बढ़िया मजबूत है, तो उसको तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इससे। इसका मतलब यहाँ से हमको प्रूफ हो गया बात को कि सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स है। और आइसोमर में कैसा? तो बोलेंगे सर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, देखो ना तो पोजीशन चेंज हो रहा है, ना फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसमें दोनों डबल बॉन्ड ही है, और ना ही हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं हो सकता, ये स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। कहानी क्लियर हुआ? तो यहाँ तक बात को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आसानी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक चीज को और समझते हैं कि जिस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग ये कंडीशन देखें L1 और L2 बराबर नहीं होता है, उसी प्रकार एक चीज को और यहाँ सीख लेते हैं हम लोग कि जब भी सर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ढूंढना है, जब भी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पता लगाना है, तो बोलेंगे सर नोट कर लेते हैं पहले, वन अल्कीन नेवर सोज GI। GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वन अल्कीन का मतलब क्या हो? तो बोलेंगे जैसे सर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है? एक पोजीशन पे, तो उसको क्या नाम लिखेंगे? प्रॉप 1 इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्रॉप इन, तो इसी को बोल रहे हैं वन अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड शुरुआत में आ जाए, पहले पोजीशन पे आ जाए, तो ये कभी भी GI को शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? समझते हैं।
तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या हुआ, सिस और ट्रांस शो करना। तो बोलेंगे सर इसमें ये 2 नंबर को अगर पकड़े तो ऊपर CH3 नीचे H, ऊपर CH3 नीचे H, और इसको पकड़े तो ये H और ये H। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें दोनों ग्रुप कैसा हो गया, बोलेंगे सर सेम सेम हो गया। इसका अगर दूसरा फॉर्म हम बनाना चाहें तो देखो, इसको हम फिक्स करते हैं CH3H और इसको रोटेट करते हैं, मतलब दूसरा इसको यहाँ लेके जाते हैं। तो बोलो ये सेम है या अलग अलग है, बोलेंगे बिल्कुल सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल है दोनों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या इसको हम सिस और इसको ट्रांस बोलेंगे, बोलेंगे सर पता ही नहीं चलेगा कि ये हाइड्रोजन ये यहाँ गया या ये हाइड्रोजन यहाँ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी हमारा 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है, या यूं कहे कि अगर इस कार्बन के साथ, दोनों में से किसी कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगा हुआ है अगर सेम हो जाए तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी भी शो नहीं होगा अल्कीन के केस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी भी शो नहीं होगा, इसलिए उसी चीज को हम क्या लिख दिए, 1 अल्कीन नेवर शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्लियर है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ना तो ये सिस है ना तो ट्रांस है, क्योंकि एक ही कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड को हम सिस और ट्रांस नाम कैसे दे सकते हैं? एक ही कंपाउंड को क्या 2 नाम दे सकते हैं, एक सिस और ट्रांस? बोलेंगे गलत हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। इसको नोट करो, सबसे पहले वीडियो को रोक के नोट करो। नोट करने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? तो देखो ध्यान से हम क्या समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन क्या है यहाँ पर। बोलेंगे सर C डबल बॉन्ड C तो है, ये A ये B, ये A और ये B। तो बोलेंगे ये दोनों ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B। यही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन हो गया। पसंद में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर दोनों AA हो जाए तो बोलेंगे वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो ये भी A है, ये भी A है, और यहाँ अलग कर भी दें, ये A कर दें, यहाँ इधर मान लो C कर दें, इधर D कर दें, तो बोलेंगे इधर तो अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों सेम सेम हो गया ना। तो जैसे सेम सेम हो जाएगा, ध्यान समझो, जैसे सेम सेम हो जाएगा तो बोलेंगे फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर नहीं कह पाएंगे। तो GI यहाँ पर हमारा शो नहीं होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, 1 अल्कीन हम लिखे हैं ना, ऐसा नहीं एग्जाम्पल बदल देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ध्यान समझो, जैसे मान लो ये 1 अल्कीन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। तो 1,2 डाई क्लोरो ईथ 1 इन। देखो ध्यान से, अब तुमको डाउट आएगा कि सर आप तो लिखा है 1 अल्कीन नेवर शोज, तो हम 1 अल्कीन लिखे हैं, इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं लगा है, वो सिंपल अल्कीन की बात हम यहाँ पे किए, सिंपल अल्कीन की बात किए। ये सिंपल अल्कीन तो नहीं है, इसमें तो कुछ लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये फिर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप हमारा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। कंडीशन ये है कि जिस कार्बन पे हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक कर रहे हैं उस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। 1 अल्कीन पे हम जैसे बात किए थे, जैसे प्रोपीन बनाए या ब्यूटी 1 इन बनाएंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप हमारा सेम हो जाएगा। तो अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाता है तब हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर अलग अलग है, वो 1 अल्कीन भी हो रहा है फिर भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर GI एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है। 1 अल्कीन जो लिखे हैं ये कैसा लिखे हैं, सिंपल अल्कीन के बारे में बोले हैं। क्या बोले हैं, सिंपल अल्कीन के बारे में बोल रहे हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1 इन, पेंट 1 इन, उसकी बात कर रहे हैं। कोई प्रीफिक्स लगा के, सब्स्टिट्यूएंट लगा के बात नहीं कर रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूएंट लगा दें और ग्रुप अगर अलग अलग हो जाए तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस को बढ़िया समझ लेना है। तो बोलेंगे यही चीज हमको समझना है कि यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B, हर पे इधर भी देखें तो इस कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगा वो डिफरेंट होना चाहिए, इस पे 2 ग्रुप लगा हुआ दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों सेम हो सकता है, वो तो हम लोग पढ़े ही हैं। सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड में तो सिस, और सेम टाइप का ग्रुप डिफरेंट साइड में तो ट्रांस, ये दोनों डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक कार्बन पे जो 2 ग्रुप है वो हमारा सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा सेम नहीं होना चाहिए। तो पूरा कहानी क्लियर है, इतना नोट कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर और चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मिटाया जाए, इसको नोट कर लो ध्यान से। चलो देखो, हम बोल रहे हैं ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ
ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ हेक्स 3इन। सिस ट्रांस आइसोमर किसका बनाना है? हेक्स 3इन। तो हेक्स 3इन को पहले बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसी को हम लोग हेक्स 3इन पढ़ेंगे। ये हमारा एक कंपाउंड है, इसका हमको सिस ट्रांस बनाया। तो सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके अबाउट होता है? पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा? तो बोलेंगे जैसे सी बॉन्ड सी है, यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे बी लगा दिए, यहाँ पे ए लगा दिए, यहाँ पे बी। तो क्या इसको हम बोलेंगे कि सर एक टाइप का ग्रुप एक साइड में, तो यहाँ पे सिस और इसको यहाँ कर देंगे तो ट्रांस? बोलेंगे नहीं सर, ये सिंगल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थोड़ी होता है। सिंगल बॉन्ड तो हम घुमा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में एटम्स को पकड़ के ऐसे ऐसे अमेट देंगे, घुमा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर सिस और ट्रांस बोलना बिल्कुल गलत है। जैसे इसको सिस बोलना और इसको यहाँ ए बी और बी ए, इसको ट्रांस बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है। सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन संभव है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ पाया जाता है? बोलेंगे सर डबल बॉन्ड में। समझ आया? पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में, अल्कीन में। तो यहाँ पे तो रोटेशन संभव है। तो जहाँ रोटेशन संभव नहीं है उसके वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है, वहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जब भी आया तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं कहाँ चले जाएंगे? 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच देखो ध्यान से, दो कंपाउंड हम बना सकते हैं। सी और सी पकड़े, इसके साथ एक H है तो नीचे रख देते हैं, और ये जो इथाइल ग्रुप है C2H5 को एक साइड रख देते हैं, और यहाँ पे H इधर और यहाँ पे C2H5 को एक साइड। तो बोलेंगे दोनों सेम टाइप का ग्रुप C डबल बॉन्ड C के एक साइड में आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिस हेक्स 3इन। बात समझ में आई? ऑन द अदर हैंड दोनों इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स किए। अब इसको हम दूसरे ढंग से बनाते हैं, मतलब H ऊपर रख दिए, यहाँ C2H5 नीचे। तो बोलेंगे देखो सेम टाइप का ग्रुप, अगर इसको बोलो चाहे हाइड्रोजन को बोलो, अगर प्लेन के एक ही साइड में हो जाए तो सिस, और अपोजिट साइड हो जाए तो क्या बोलेंगे? इसको ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो ट्रांस हेक्स 3इन। बात समझ में आया? ट्रांस हेक्स 3इन। तो सिस और ट्रांस समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड में तो देखना है, यहाँ पे तुमको बनाना ही नहीं। सिंगल बॉन्ड में ना कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्फर्मेशनल वो भी बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। तो बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड में हमारा सिस और ट्रांस नहीं पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ जहाँ भी डबल बॉन्ड था, इसके साथ देखो, इसके साथ C अटैच है और इसके साथ ये इथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी H अटैच है और इथाइल ग्रुप अटैच है। तो दोनों इथाइल ग्रुप को एक साइड, दोनों H को एक साइड। इस बार क्या किया? दोनों इथाइल ग्रुप को हम अपोजिट साइड कर दिए, दोनों H को अपोजिट साइड कर दिए। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हुआ या सेम कंपाउंड हुआ? तो बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हुआ। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हुआ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। क्या है? C6 हो गया H12, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई पोजीशन डिफरेंस में नहीं आ रहा। देखो चेन का लेंथ दोनों का सेम है, 6 कार्बन इसमें भी, 6 कार्बन इसमें। देखो यहाँ 2 1 3 1 4 2 6, 2 1 3 1 4 और 2 6, यानी कि चेन का लेंथ तो दोनों में सेम हो गया। पोजीशन का तो यहाँ 2 कार्बन है तो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 कार्बन है तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, पोजीशन भी सेम है। और बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो बोलेंगे यहाँ पर सर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन ही नहीं सकता है, ये दोनों एक दूसरे का कैसा होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे ज्योमेट्री में अंतर है, यानी कि स्पेस में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है। मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे है तो यहाँ एक जैसा एक साइड में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? GI बोलेंगे। GI में कैसा? सिस ट्रांस। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो हमको सिस ट्रांस किसका बनाना था? हेक्स 3इन का बनाना था, बनाया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हम कैसा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कम से कम 2 ग्रुप एक जैसा हो। तो हम बोलेंगे कम से कम 2 ग्रुप अगर एक जैसा है, वो दोनों एक साइड हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे, है ना। बोलेंगे 3 ग्रुप भी अलग अलग हो सकता है ना, 4 ग्रुप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कैसा है? बोलेंगे 2 ग्रुप कम से कम सेम जैसा है ना। अब ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जिसमें 3 ग्रुप बना रहे हैं, उसको भी बना रहे हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। 4 ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तो उसमें क्या कहानी होगा? तो बोलेंगे सिस ट्रांस हम कब तक बोलेंगे? कम से कम 2 ग्रुप हमारा सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ तो ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है ना। अभी ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ H के बदले कोई दूसरा ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, तब भी वहाँ सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। कैसे? देखते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमर किसका बनाना था? हेक्स 3इन के बनाना था। हेक्स 1इन का अगर बात करेंगे तो वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हेक्स 1इन में तो हेक्स 1इन अगर बनाएंगे तो लास्ट में क्या? दोनों HH हो जाएगा ना। हेक्स 1इन अगर हम बनाएंगे, हेक्स 1इन की बात करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दोनों H सेम हो गया ना। तो हम तो शुरू में ही पढ़े हैं कि ये वाला जो कार्बन है इस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो चूंकि सेम हो गया तो यहाँ GI एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बोलेंगे सर GI एग्जिस्ट कब करेगा? जो डबल बॉन्ड हमारा कम से कम 1 पोजीशन पर ना हो तब।
ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप हमारा डिफरेंट होना चाहिए उस कार्बन एटम का। कहानी क्लियर है? तो चलो हेक्स 3इन के बाद हम डिस्कस करते हैं हेक्स 2इन को। किसको डिस्कस कर रहे हैं बोलो? तो बोलेंगे सर हेक्स 2इन को। हेक्स 2इन का हमको क्या बताना है बोलो? तो बोलेंगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है। देखो ध्यान से, मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो बोलेंगे सबसे पहले हेक्स 2इन बनाओ ना, CH3 CH2 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 CH नहीं, हेक्स 2इन बनाना है तो CH CH3। ये 2इन बना कि नहीं बना? तो बोलेंगे बिल्कुल बना, एक दूसरे पोजीशन पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 2इन। क्या इसका दूसरा, इसमें एक ही कंपाउंड मौजूद है या दो कंपाउंड? तो बोलेंगे देखते हैं बना करके, है ना। तो बोलेंगे सर C डबल बॉन्ड C को पकड़ते हैं हम, C डबल बॉन्ड C को पकड़ते हैं। इसमें H है इसमें और एक मिथाइल है, तो मिथाइल को ऊपर रखें, H को नीचे रखें। इसमें एक H है तो H को हम नीचे रख देते हैं। बाकी ये जो 3 कार्बन है C3H7, इसको लिख सकते हैं ना, C3 3 2 5 2 7 C3H7, इसको एक साइड कर दिए, दोनों H को एक साइड कर दिए, ठीक। और अगला क्या बनाएंगे? C डबल बॉन्ड C, C3H7 और यहाँ पे H को ऊपर बनाते हैं इस बार, CH3 को नीचे। तो क्या इसी को रोटेट करके ये कंपाउंड हम प्राप्त किए हैं, कन्वर्ट करके? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको रोटेट करके मतलब इसको घुमा के तो ये नहीं मिला है, क्योंकि अगर इसको घुमा के मिलाएंगे तब तो ये टूट ही जाएगा बॉन्ड, ये तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होगा। बात समझ में आया? दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। तो बोलेंगे सर इससे हम इसको रोटेट करके, मतलब इस डबल बॉन्ड को रोटेट करके इसको हम नहीं बनाए होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये पहले से डिफरेंट कंपाउंड होगा दोनों। बात समझ में आ रहा है? ये पहले से दोनों अलग अलग कंपाउंड होगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ दोनों एक जैसे ग्रुप को पकड़ना है जो बिल्कुल सिमिलर हो। तो दोनों सिमिलर ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के एक साइड में, तो इसका नाम हो जाएगा सिस, और कंपाउंड का नाम क्या है? हेक्स 2इन। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर बोलेंगे दोनों H अपोजिट साइड में, तो आगे लगाएंगे ट्रांस, हेक्स 2इन। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम हो जाएगा, देखो अब हेक्स 2इन के आगे सिस लगा है और हेक्स 2इन के आगे ट्रांस लगा है। दोनों अलग अलग कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है? बोलेंगे बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है। दोनों में रिपल्सन ज्यादा कहाँ होगा? तो बोलेंगे इसमें रिपल्सन होगा, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा ग्रुप है ना, प्रोपाइल और मिथाइल एक साइड में आ गया, इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो कम स्टेबल। इसमें रिपल्सन कम है क्योंकि दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप अपोजिट साइड में चला गया, दूरी बढ़ गया, तो इसका हम इसको क्या बोलेंगे? ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है? ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा अलग अलग है। बस आई समझ में? अब देखो हम क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, कि पिछले क्वेश्चन में दोनों CH3 या दोनों इथाइल एक साइड में था, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में था। तो उसमें हम क्या बोले? ऊपर वाला भी दोनों ग्रुप एक जैसा, नीचे वाला भी दोनों ग्रुप एक जैसा। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाला दोनों अलग अलग ग्रुप है, नीचे वाला दो ठो सेम है। इससे पहले अगर डिस्कस किया जाए ये वाला एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C CH3 यहाँ H और यहाँ H, तो बोलेंगे सर इसमें ये ग्रुप मिलता जुलता और ये ग्रुप मिलता जुलता है ना, तो भी सिस ट्रांस बोले। और यहाँ पर ये दोनों ग्रुप अलग है, ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप अलग है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तब भी सिस ट्रांस बोले। तो सिस ट्रांस के लिए क्या हमको कंडीशन समझना होगा कि कम से कम दो ग्रुप एक जैसा होना चाहिए, कम से कम दो ग्रुप एक जैसा होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस बोलेंगे, है ना। जैसे इस केस में दो ग्रुप एक जैसा है, दोनों मिथाइल दोनों हाइड्रोजन एक जैसा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक जैसा, लेकिन ये दोनों पलट गया। अब अगला केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इसको भी चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? H के बदले मान लो यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे। बता रही सुनिए, अब बोलेंगे देखो ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या सिस ट्रांस बोल पाएंगे? बोलेंगे सर कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, सेम टाइप का ग्रुप एक साइड है कि नहीं। सिस ट्रांस का डिफिनेशन क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जहाँ पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसके अगर एक साइड में दोनों ग्रुप एक साइड आ जाए तो सिस, और अपोजिट साइड आ जाए जैसे यहाँ पे है तो ट्रांस। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कंपेयर कर पाएंगे? सर ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक जैसा नहीं है, ये मिथाइल और प्रोपाइल दोनों अलग अलग है, तो अब कंपेयर कैसे करोगे कि एक जैसा ग्रुप एक साइड में है कि नहीं? तो बोलेंगे अब यहाँ पे सिस ट्रांस हम लोग प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। तो प्रयोग में क्या लाएंगे? तो नया टर्म है E और Z। क्या है? E और Z। समझते हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहानी क्लियर है? तो चलो सिस ट्रांस को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा ग्रुप जिसमें चारों का चारों, ऐसा अल्कीन जिसमें चारों का चार ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाए, है ना, चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए। तो क्या वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा? बोलेंगे बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो करेगा ही, क्योंकि वहाँ पाई बॉन्ड है, लेकिन नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे
C डबल बॉन्ड C है, इसमें CH3 लगाए और यहाँ पर हम लगा रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहे हैं और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा? तो बोलेंगे बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर पाई बॉन्ड है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के वजह से हमको जो दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल इसके बदले हम ये बना दें, फ्लोरीन और ब्रोमीन को फिक्स रखें, यहाँ पे H ऊपर कर दें, CH3 नीचे कर दें, तो क्या ये दोनों सेम कंपाउंड है या अलग अलग कंपाउंड है? बोलेंगे सर बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स। दोनों हमारा कैसा कंपाउंड है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स है, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। लेकिन अब क्या यहाँ पे हम सिस ट्रांस बोल पाएंगे? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? सिस ट्रांस में दो ग्रुप कम से कम एक जैसा होना चाहिए और वो दोनों ग्रुप अगर सेम साइड में हो जाए पाई बॉन्ड के तो बोलेंगे वो सिस, और अपोजिट साइड में आ जाए तो ट्रांस। लेकिन यहाँ चारों ग्रुप तो अलग अलग, हम कंपेयर करें कैसे कि कौन एक जैसा है? तो बोलेंगे इसी के लिए हमको नया टॉपिक पढ़ना पड़ा, EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर क्या है? मतलब सिस और ट्रांस को हम रिप्लेस कर देंगे E और Z से। कब? जब चारों ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे इफ ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन C डबल बॉन्ड C देन सिस ट्रांस इज रिप्लेस्ड बाय EZ फॉर्म, है ना। E को हम लोग बोलते हैं इंट जीजेन। क्या बोलते हैं? इंट जीजेन। और इसको बोलते हैं जूसामेन, है ना। जूसामेन का मतलब होता है सेम, ध्यान से सुनना, और इंट जीजन का मतलब होता है अपोजिट। जूसामेन का मतलब सेम या टुगेदर भी इसको बोलते हैं ना, जर्मन वर्ड है ना, टुगेदर। और हम बोलेंगे इंट जीजन को अपोजिट, है ना। तो EZ से रिप्लेस करेंगे इस टाइप को। तो बोलेंगे क्या है? बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान से, अभी सिस ट्रांस से हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सेम टाइप का ग्रुप अगर एक साइड हो जाए, है ना, उसको क्या बोलते थे? सिस बोलते थे ना, और अपोजिट बोलते थे ट्रांस। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको प्राप्त करना है, यही चीज़ यहाँ पे देखना है कि अगर एक सेम टाइप का ग्रुप, अब यहाँ सेम तो है नहीं, फिर भी खोजेंगे, अगर एक साइड हो जाए, सेम साइड हो जाए, तो उसको Z फॉर्म बोल देंगे। मतलब वहाँ पे हम लोग अगर सिस था तो सिस को हम लोग Z लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। और जो बोलेंगे वहाँ पर जो अपोजिट साइड था, जो ट्रांस था, ट्रांस का मतलब अपोजिट होता था ना, सिस का मतलब सेम होता था। सिस का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं? बोलो। सिस का मतलब पढ़े हैं कि सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड में, है ना, एक साइड में। और ट्रांस का मतलब सेम साइड टाइप का ग्रुप अपोजिट साइड में। इसी को हम लोग पढ़े हैं ट्रांस। और सिस में एक जैसा ग्रुप पाई बॉन्ड के एक साइड में। तो वही बोलेंगे सेम का मतलब होता है जूसामेन, जूसामेन का मतलब होता है Z। यानी कि अब अगर हमारा सेम चीज आ जाएगा तो उसको हम लोग सिस नाम ना देकर क्या नाम देंगे? Z नाम देंगे। और अगर अपोजिट आ जाए, मतलब डिफरेंट साइड में आ जाए, तो डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांस बोलते थे ना। डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते थे? वहाँ पे ट्रांस बोलते थे। अब ट्रांस तो नहीं बोल पाएंगे, उसके बदले E और Z बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे सर? अपोजिट मतलब क्या? इंट जीजन का दूसरा नाम अपोजिट होता है, यानी कि अब उसको हम लोग E फॉर्म बोलेंगे। तो ट्रांस को E फॉर्म बोलेंगे और सिस को क्या बोलेंगे? Z फॉर्म बोलेंगे। कहानी क्लियर है? तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसको नोट कर लो, पहले कुछ मिटा दिए हैं, इसको नोट करो जल्दी से वीडियो को रोक करके, ठीक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। देखो ध्यान से, अब बोलेंगे अगर चारों ग्रुप हमारा डिफरेंट हो जाए तो अब सिस टाइप हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिस और ट्रांस। तो क्या अप्लाई करेंगे? देखो ध्यान से, when all the 4 groups attached to C double bond C are different, then we use क्या? EZ nomenclature। EZ, अब E का मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे सर इंट जीजन। और Z का मतलब क्या हुआ? जूसामेन। इंट जीजन को जर्मन वर्ड में कहा जाता है अपोजिट, और जूसामेन को कहते हैं टुगेदर, या इसको बोलेंगे सेम। समझ आ रहा है? अपोजिट को वहाँ पे हम लोग ट्रांस लिखते थे। ट्रांस मतलब दोनों अपोजिट साइड में चले जाए, तो इसको हम ट्रांस के रूप में लिखते थे। और सेम का मतलब सिस। तो बोलेंगे जब भी हम कहेंगे सेम साइड में आ जाए, है ना, सेम साइड में आ जाए, तो सिस ना बोल के हम क्या बोलेंगे? उसको Z बोलेंगे, है ना। और अपोजिट साइड में आ जाए तो अब ट्रांस ना बोल के क्या बोलेंगे? E फॉर्म बोलेंगे। तो जहाँ जो चीज़ जैसे पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, बस वहाँ पे आप EZ यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ऐसे भी याद कर सकते हैं, जहाँ ट्रांस आया था उसको ई फॉर्म बोलेंगे ET, और जहाँ सिस बोला आया था उसको जेड बोलेंगे ना, ET और CZ, ऐसे करके याद रखेंगे। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको नोट करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बोलेंगे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, C∪C है, यहाँ पे H लगा रहे हैं, यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहे हैं और यहाँ पर फ्लोरीन लगा रहे हैं। कहानी क्लियर है? बोलेंगे क्या यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पे, बिल्कुल है। हम रोटेट नहीं कर सकते, अगर रोटेट कर देते तो अगला कंपाउंड सेम जैसा हो जाता। यानी कि अगर ये कंपाउंड बना है और इसमें ब्रोमीन और फ्लोरीन को हम फिक्स रखें, इसको हम चेंज करके अगर ऐसे बनाए तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है ना, दोनों डिफरेंट कंपाउंड। लेकिन क्या अब यहाँ पे हम सिस और ट्रांस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सिस और ट्रांस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या यूज़ करेंगे? देखो ध्यान से कैसे समझते हैं। बोलेंगे देखो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को पकड़ो, इसमें देखो कि दोनों में ज़्यादा हायर एटॉमिक मास किसका है? कार्बन से जो अटैच है, तो ये हाइड्रोजन, और यहाँ पहला एटम कौन है? कार्बन। पहले कार्बन को देखेंगे, दोनों में अगर टाई हो जाता है तो फिर नेक्स्ट एटम को देखेंगे। समझ में आ रही बात? तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है? कार्बन है, C∪C के साथ जो अटैच है उसको देखना है। तो बोलेंगे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, दोनों में ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है? तो बोलेंगे कार्बन का। समझ में आ रहा है? तो जो हायर एटॉमिक मास वाला है उसको हायर प्रायोरिटी देंगे, उसको हम 1 नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको क्या बोलेंगे? 2 नंबर। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार यहाँ देखो दोनों में ज़्यादा हायर एटॉमिक मास किसका है? तो बोलेंगे ब्रोमीन और फ्लोरीन में। तो बोलेंगे सर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन में ज़्यादा एटॉमिक मास किसका? इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। जिसका हायर प्रायोरिटी उसको 1 नंबर दो और दूसरे वाले को 2 नंबर दो। बात समझ में आ रहा है? तो अब कंपेयर करो, यानी कि हायर वेटेज वाला, यानी कि अब सुनो इसको ऐसा करते हैं तो घिस पिच हो जाएगा। तो हायर वेटेज वाले को 1 नंबर दे दिए, इसको 2 2 4 नहीं दो, समझना बात। तो बोलेंगे इस कैसे कंपेयर करना है कि कार्बन से अटैच जो पहला एटम है, तो यहाँ कार्बन है, समझना। तो उस कार्बन, अगर मान लो यहाँ भी कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन रहता है, तो फिर नेक्स्ट एटम से कंपेरिजन करते हैं ना। तो बोलेंगे सर यहाँ CH3 यहाँ H है, दोनों में हायर एटॉमिक मास किसका होगा? मतलब मास किसका ज़्यादा होगा? तो बोलेंगे इसका, तो इसको 1 नंबर। तो ये इसको हायर प्रायोरिटी, इसको 1 नंबर दे दिए। और यहाँ पे तो बोलेंगे ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो इसको 1 नंबर दिए। अब देखो दोनों अपोजिट साइड जा रहा है या सेम साइड जा रहा है? तो अपोजिट साइड, अपोजिट में हम लोग क्या लिखते थे? ट्रांस लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अपोजिट में हम लोग ट्रांस लिखते थे। अब ट्रांस अपोजिट होता है तो ट्रांस को हम लोग किससे लिखेंगे? बोलो जेड फॉर्म से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? यानी कि अब हम इसको ट्रांस ना लिख के क्या लिखेंगे? जेड फॉर्म लिखेंगे। समझ में आ रहा है? जेड लिखेंगे, बढ़िया देख लो। नहीं जेड नहीं, ट्रांस को हम लोग क्या लिखते थे? देखो ट्रांस मतलब अपोजिट और सिस मतलब सेम। समझ में आ रहा है? और ई का मतलब क्या होता था? अपोजिट। तो ट्रांस आया तो ई फॉर्म है ना, और जेड का मतलब जूसा में मतलब सेम। तो जब भी सेम आ जाए यानी कि सेम साइड आ जाए तो जेड फॉर्म, और अपोजिट साइड आया तो ई फॉर्म। तो इसका मतलब क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा ई फॉर्म। जो भी नाम है, जो भी इसका UPSC नेम होगा उसके आगे हम ई लगा देंगे। तो अब क्योंकि हम सिस ट्रांस अब नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? ई जेड। उसी प्रकार इसको चेक करो, तो बोलेंगे सर इस दोनों में हायर प्रायोरिटी वाला कौन? ये 1 नंबर। इसमें हायर प्रायोरिटी वाला ये 1 नंबर। तो दोनों हायर प्रायोरिटी एक साइड में आ गया, यानी कि सेम टाइप का आ गया। सेम को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? जेड फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? ये जेड फॉर्म, तो ये हमारा कैसा फॉर्म हो जाएगा? ई फॉर्म। अब इस रूल को कहा जाता है CIP रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CIP रूल। इसको बोलते हैं कान। C मतलब कान, इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल है ना। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कि अपने मुताबिक इसको यहाँ पे समझाए थे, है ना, कि जब हम सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे तो उसके लिए हम CIP रूल समझेंगे। CIP रूल क्या कहता है कि उस कार्बन को पकड़ो जिसमें दोनों ग्रुप अलग अलग, दोनों ग्रुप अगर सेम हो जाएगा तो GI तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अलग अलग। अब बोलेंगे अगर एक ही जैसा ग्रुप रहता सेम साइड में तो बोलते हैं सिस, अपोजिट साइड रहता तो ट्रांस, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे तो सब ग्रुप अलग अलग हो गया। अब सब ग्रुप चूंकि अलग अलग साइड में चला गया है, अलग अलग टाइप का है, तो अब बोलेंगे सिस ट्रांस नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे? EZ लिखेंगे। तो EZ कैसे लिखेंगे? तो कंपेयर करना, दोनों में हायर एटॉमिक नंबर से भी समझ सकते हैं, एटॉमिक मास से भी समझ सकते हैं, है ना। तो एटॉमिक नंबर वाला होता क्या कहानी कि जब हमारा आइसोटोप आ जाता है जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो वहाँ पे केस फंस जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एटॉमिक मास से पढ़ लेते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर से भी कर सकते हैं, दोनों में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है? इसका।
तो बोलेंगे इसको 1 नंबर। और इस दोनों में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 6 है, इसका 1 है, तो बोलेंगे इसका हायर प्रायोरिटी। तो दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में चला गया ना। अपोजिट को तो हम लोग ट्रांस समझे थे ना, अपोजिट को हम लोग ट्रांस समझे थे, तो यहाँ पे ट्रांस ना लिख करके क्या लिखेंगे, ई फॉर्म लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इंटजीजन, ई का मतलब क्या होता है, इंटजीजन मतलब अपोजिट, और जेड का मतलब होता है जुसामेन, जिसको हम लोग टुगेदर या सेम बोलते हैं। तो जैसे सेम साइड में आ जाएगा डबल बॉन्ड के, तो उसको जेड बोल देंगे, इसको ई बोल देंगे। कहानी क्लियर है? तो आज के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि गला भी थोड़ा मेरा खराब है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ अच्छा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।